हटाने का विरोध किया है। उन्होंने सांगली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ बताया। दरअसल महाराष्ट्र में 9 अप्रैल को महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के समझौते पर मुहर लगाई थी, जिसके तहत शिवसेना उद्धव यूबीटी को 21 सीट मिली थी और कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जिसके साथ ही एनसीपी शरद पवार गुट को 10 सीटें चुनाव लड़ने का उस पर ऐलान हुआ था। और इस समझौते के तहत सांगली लोकसभा सीट शिवसेना यूबीटी को मिली थी। और अब कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने चेतावनी दी है कि अगर 1-2 दिन में इस सीट पर कोई फैसला नहीं लिया गया तो वो कार्यकर्ताओं से बात करके अपना फैसला लेंगे। और याचिका खारिज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार को फटकार लगाते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अदालत ने उन्हें चेतावनी दी कि वो न्यायिक व्यवस्था का माहौल न उड़ाएं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हालांकि खबर है कि उनकी इस याचिका पर सोमवार से पहले सुनवाई संभव नहीं है। एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग और विज्ञापनों पर प्रिंटर और प्रकाशकों के नाम लिखने को जरूरी कर दिया। आयोग ने बेनामी राजनीतिक होर्डिंग और विज्ञापनों पर रोक लगा दी और सभी राज्यों को इस सिलसिले में निर्देश भी जारी कर दिए। उधर बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के शोषण के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इससे पहले सीबीआई के पास संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले की जांच की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब वो संदेश खाली के दूसरे मामलों की भी जांच करेगी। सीबीआई को यह जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी। और इस आदेश के बाद ममता सरकार सीबीआई को संदेश खाली के मामलों की जांच करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि सीबीआई को यह जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली। जबकि इससे पहले बंगाल से जुड़े किसी भी मामले की जांच के लिए सीबीआई को राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई संदेश खाली की महिलाओं के शोषण और आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जे के आरोपों की जाँच कर पाएगी। और इसके लिए सीबीआई को बंगाल सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। संदेश खाली मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में 4 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी और सुनवाई में अदालत ने कहा था कि अगर संदेश खाली में लगाए जा रहे आरोपों में 1% भी सच है तो वो शर्मनाक है। क्योंकि संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी से निलंबित हो चुके शाहजहां शेख और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों में महिलाओं का शोषण और आदिवासियों की जमीन हथियाने के आरोप शामिल थे। और इस वजह से संदेश खाली की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। संदेश खाली सुलग उठा था। नेताओं के बीच संदेश खाली जाने की होड़ लग गई थी। संदेश खाली के नजदीक हुई अपनी रैली में प्रधानमंत्री ने भी संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की थी। उन्होंने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर बंगाल सरकार पर तीखे हमले किए थे। देश ने देखा है कि कैसे टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की थी, लेकिन वो पूछताछ संदेश खाली में ईडी की टीम पर हुए हमले के मामले में हुई थी। लेकिन सीबीआई उनसे फिर पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब उसके पास संदेश खाली के दूसरे मामले भी हैं और उन मामलों के तार भी शाहजहां शेख से जुड़े हैं। और शाहजहां शेख के खिलाफ संदेश खाली की महिलाओं में जबरदस्त गुस्सा है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एनआईए अधिकारियों से पूछताछ के मामले में बंगाल पुलिस को फटकार लगाई और एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया। बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर से एनआईए ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते यह कार्रवाई 2022 में हुए धमाके के मामले में हुई थी। लेकिन इसी दौरान एनआईए की टीम पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लग गया था। भूपति नगर पुलिस ने एक दिन पहले एनआईए के अधिकारियों को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए भी बुला लिया था। लेकिन अगले ही दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को फटकार लगाई और बंगाल पुलिस को एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तार न करने के निर्देश दिए। साथ ही अदालत ने निर्देश दिए कि एनआईए अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जाए और पूछताछ से करीब 72 घंटे पहले नोटिस दिया जाए। यानी कलकत्ता हाईकोर्ट ने भूपति नगर कांड में एनआईए अधिकारियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा कवच दे दिया और इस मामले में बंगाल पुलिस से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। इधर बिहार के औरंगाबाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सभा में उस वक्त भगदड़ मच गई जब वहां टी शर्ट लूटने के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ गए। बताया गया कि वो सारी टी शर्ट तेजस्वी की सभा के बाद लोगों में बांटी जानी थी। लेकिन तेजस्वी यादव के वहां से जाते ही लोगों में टी शर्ट लूटने की होड़ मच गई। तस्वीरों में दिखा कि लोगों की भीड़ मंच पर उस जगह पहुंच गई जहां बड़े पैमाने पर टी शर्टों को रखा गया था। टी शर्ट लेने के लिए लोग एक दूसरे से भिड़ गए। काफी मेहनत के बाद कुछ लोगों के हाथ वो सफेद रंग की वो टी शर्टें लग भी गईं
और वो उन्हें लेकर भीड़ से इस तरह निकले जैसे कोई जंग जीत ली हो। ये देखिए। हालांकि टी शर्ट लूटने के बाद भी कुछ लोग उन्हें अपने साथ नहीं ले जा पाए, क्योंकि मंच से नीचे उतरते ही उनके साथ छीना झपटी हो गई। बताया गया कि टी शर्टों की लूट से कुछ देर पहले भी वहां जमकर हंगामा और मारपीट हुई, और ये तब हुआ जब तेजस्वी यादव सभा को संबोधित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक नेशनल हेराल्ड और एजीएल मामले में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में ईडी की कार्रवाई को सही माना है। साथ ही 750 करोड़ की संपत्ति जब्त करने पर भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने मुहर लगा दी है। ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडिया की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी और यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के तहत की गई थी। इसके साथ ही ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों तक की प्रॉपर्टी शामिल है, जिनकी कुल कीमत 660 करोड़ से ज्यादा है। और ईडी ने इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई लोगों से पूछताछ की थी। तो आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड और एजीएल मामले में कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है और ईडी इससे पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इस मसले पर पूरी पूछताछ कर चुकी है। उसके अलावा भी कई वो नाम थे जिनसे ईडी ने पूछताछ किया था, क्योंकि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता हुआ यहां पर दिख रहा था। और साथ ही 750 करोड़ की संपत्ति को जब्त करने पर भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसने मुहर लगा दी और ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडिया की 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। नेशनल हेराल्ड केस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए 2014 में जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंप दी गई थी। अब आप वॉल ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जिसके बाद जून 2014 की तारीख आती है और जून 2014 में सोनिया, राहुल गांधी को भेजे गए समन्स भेजे जाते हैं और इसके बाद सितंबर 2015 से ईडी ने इस केस की नियमित जांच शुरू की, जिसके बाद ईडी ने नवंबर 2023 में एजीएल की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कुर्क की थी। और ईडी ने जो संपत्तियां जब्त की थी उसमें दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत कई शहरों की प्रॉपर्टी शामिल है। वहीं अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने माना है कि जो संपत्तियां जब्त की गई हैं वो अपराध से अर्जित की गई थी। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम सबसे आगे है। ईडी की टीम सोनिया और राहुल गांधी समेत कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है और आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड से एजीएल का अधिग्रहण किया और एजीएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर संपत्ति के अधिग्रहण करने का आरोप लगाया था और सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि एजीएल को